अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अमजद है। आई एम अ कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंडोस्कोपिक सर्जन एंड मेल सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट। आज हम वेरिकोसील के बारे में डिटेल से देखते हैं। चंद चीज़ें क्या क्या हम देखेंगे। वेरिकोसील होता क्या है, वेरिकोसील की काजेज क्या क्या हैं, वेरिकोसील को डायग्नोज कैसे किया जा सकता है, वेरिकोसील की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं और वेरिकोसील को ट्रीट कैसे किया जाता है और क्यों ट्रीट करना लाजमी है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि वेरिकोसील होता क्या है। वेरिकोसील में बेसिकली ये होता है कि जो टेस्टिस की तरफ वेन्स होती हैं, जो टेस्टिस से ब्लड को वापस लेके जाती हैं, वो अपने नॉर्मल साइज से ज्यादा डायलेट हो चुकी होती हैं। अब नॉर्मल साइज होता है 1.5 mm। अगर इनसे इनका साइज ज्यादा हो चुका, 2 mm है, 3 mm है, 4 mm है, तो इसको हम एज अ वेरिकोसील डायग्नोज करते हैं। फिर इसकी फर्दर साइज के लिहाज से, इसके एग्जामिनेशन के लिहाज से इसकी फर्दर टाइप्स होती हैं, जिनके हम 4 मेन टाइप्स जो है ना बनाते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट होती है सब क्लिनिकल, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ये 4 टाइप्स होती हैं। ये इसके साइज के लिहाज से होती हैं, वेसल्स की डायलेटेशन के लिहाज से होती हैं। जितनी डायलेटेशन बढ़ती जाएगी उतना ग्रेड बढ़ता जाएगा। अब हम आते हैं वेरिकोसील की काजेज क्या क्या है। वेरिकोसील में बेसिकली ज्यादातर वेरिकोसील लेफ्ट साइड पे होता है, 90% लेफ्ट साइड पे होता है और 10% जस्ट राइट साइड पे होता है। जो लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट साइड का जो टेस्टिकुलर वेन होती है, वो जहां जाकर अपना ब्लड गिराती है रीनल वेन के अंदर, उसके साथ उसका एंगल 90 डिग्री का बन रहा होता है। तो 90 डिग्री का एंगल बनने की वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा आती है। रेजिस्टेंस ज्यादा आने की वजह से क्या होता है कि ब्लड का फ्लो वापसी नहीं जाता, तो ब्लड पूल होता रहता है, टेस्टिस के इर्द गिर्द इकट्ठा होता रहता है, जिसकी वजह से वेरिकोसील डेवलप होता है। सेकंड चीज होती है कि जो लेफ्ट साइड की टेस्टिकुलर वेन्स होती हैं वो वेल्वलेस होती हैं। अगर वेल्व्स हों भी सही तो उनकी इनसफिशिएंसी हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो वेल्व्स बंद नहीं हो पाते, तो ब्लड क्या होता है वापसी जाने की बजाय वो पूल होता रहता है, नीचे इकट्ठा होता रहता है, टेस्टिस के इर्द गिर्द इकट्ठा होता रहता है। इसके अलावा और भी काफी सारी काजेज हैं, जिसके अंदर ट्यूमर्स हैं, ट्रॉमा है, या जो है ना पेट के अंदर कोई इस तरह की कोई चीज पड़ी हुई है, रसोली है, ट्यूमर है, जो कि उस वेन्स को प्रेस कर रही होती है कि ब्लड के फ्लो को वापस नहीं जाने देती। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि इसको डायग्नोज कैसे करना है। डायग्नोसिस में मेन चीज होती है, सबसे पहले तो होती है हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद होता है एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के बाद आ जाता है इन्वेस्टिगेशन। 3 चीजें बेसिक हमारे पास होती हैं। हिस्ट्री में पेशेंट खुद बताता है, जैसे हमने बताया कि मेन काज ये आ रही होती है कि पेशेंट को मर्दाना बांझपन का मसला होता है, बे औलादी, औलाद नहीं हो रही होती। तो इसमें हमें पहली काज इसको रूल आउट लाजमी करना चाहिए कि आया कि पेशेंट को वेरिकोसील तो नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज इसकी हिस्ट्री के अंदर ये आ जाती है, पेशेंट बाज़ औक़ात खुद बता देता है, क्या कहता है कि मुझे लेफ्ट साइड पे जो है ना टेस्टिस के साथ रगों में दर्द होता है, बोझ सा फील होता है, या जब मैं लंबे टाइम के लिए खड़ा रहूं, कोई वजनी काम करूं, तो उस वक्त मुझे उस साइड पे बोझ फील होता है, डिस्कम्फर्ट होती है या पेन होता है। या बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि कुछ पेशेंट्स, कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर इन चीज़ों का एग्जामिनेशन किया जाता है, तो जॉब के दौरान उनको बताया जाता है कि आपको वेरिकोसील है, तो आपको नहीं लिया जा सकता जॉब में। ये भी एक सर्जरी की और वेरिकोसिलेक्टोमी करने की एक इंडिकेशन भी होती है। अब सेकंड चीज इसकी डायग्नोसिस के अंदर एग्जामिनेशन है, जो कि हैंड्स है। यूरोलॉजिस्ट के पैल्पेशन से, एग्जामिनेशन से हमें आइडिया हो जाता है कि टेस्टिस की जो वेन्स हैं वो डायलेटेड तो नहीं है, फूली हुई तो नहीं है, स्वोलन तो नहीं है। तो एग्जामिनेशन हम 2 तरीकों से करते हैं। एक तरीका ये होता है कि सिंपल एग्जामिनेशन किया, लिटा के, बिठा के किया जाता है, पेशेंट को खड़ा करके किया जाता है, ताकि उसमें फोर्स लग रही हो, उसमें जो है ना ब्लड पूल हो रहा हो, तो हमें आइडियली उसका एग्जैक्ट आइडिया हो रहा हो। तो उसके अंदर भी 2 तरीके से कराते हैं। एक सिंपल पेशेंट को रिलैक्स करके कराते हैं पैल्पेशन, और दूसरा उसको कहते हैं कि जोर लगाए, सांस लंबा ले, सांस रोक के रखे, उसमें हम जो है ना उसको चेक करते हैं, जिसमें एग्जैक्ट हमें आइडिया होता है। तो ये तो आ गई 2 चीजें, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन की तरफ। इसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर बेसिकली मेन चीज है कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड ऑफ स्क्रोटम है, जिसके अंदर कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड से वो वेन्स का एग्जैक्ट फ्लो हमें बता देते हैं कि कितना फ्लो है, क्या साइज है उसका, वेन कितनी डायलेटेड है, उसका डायमीटर कितना है, विद आउट वेल सेल्वा कितना है और विद वेल सेल्वा कितना उसका डायमीटर, जिसकी बेस पे हमें उसका डायग्नोसिस कंफर्म होता है, और उसी की बेस पे फिर हम इसकी सर्जरी या उसकी इंटरवेंशन जो भी हमने करनी है वो प्लान करते हैं। अच्छा, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको इंसिडेंटल फाइंडिंग्स आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, उसको मर्दाना बांझपन का मसला है, तो उसने क्या किया, उसने वैसे नॉर्मल रूटीन का वर्कअप कराया, टेस्ट कराया, तो उसके अंदर अल्ट्रासाउंड में निकल आया कि उसको वेरिकोसील है। ये एक इंसिडेंटल फाइंडिंग है कि पेशेंट को कोई मसला नहीं हो रहा था, लेकिन कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड में आ गया कि उसको वेरिकोसील है। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जॉब पर्पस के लिए गया, फॉर एग्जांपल आर्मी के अंदर जेनिटेलिया की एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें देखते हैं प्रॉपर्ली हर चीज को, तो उसके अंदर वो बता देते हैं कि आपको वेरिकोसील है, लिहाजा इसका पहले ट्रीटमेंट करो, उसके बाद जो ना दोबारा जॉब के लिए। अब नेक्स्ट हम आते हैं इसकी सर्जरी की इंडिकेशंस क्या क्या है। क्या हर वेरिकोसील के पेशेंट की सर्जरी कर देनी चाहिए, उसका ऑपरेशन कर देना चाहिए? नहीं, चंद इंडिकेशंस होती हैं इसके अंदर, जिसके अंदर फर्स्ट चीज ये है कि उसके मैंने आपको ग्रेड्स बताया, 3रा या 4था ग्रेड अगर आ रहा हो उसका वेरिकोसील का, वो सर्जरी की इंडिकेशन होती है।
एक ये होगी। दूसरी इंडिकेशन, पेशेंट को पेन हो रहा है। तीसरी इंडिकेशन, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो रही है, बोझ फील होता है, वजन फील होता है। चौथी इंडिकेशन सर्जरी की, उसकी जाब के लिए हर्डल हो रही है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी है, तो उसके लिए भी वेरिकोसिलेक्टोमी। और पांचवी और सबसे अहम रीज़न क्या है? बेऔलादी, ओलिगोअस्थेनोस्पर्मिया उसको हो रहा है वेरिकोसील की वजह से, तो उसमें भी सर्जरी करना लाजमी है ताकि हम ब्लड का फ्लो जो है ना बहुत ज़्यादा जो इकट्ठा हुआ ठहरा है, पूलिंग हुई ठहरी है, उसको ख़त्म करें। अब क्या होता है, वेरिकोसील के अंदर ब्लड का फ्लो, ब्लड की पूलिंग टेस्टिस के इर्द गिर्द ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्या करता है, टेस्टिस को एक तो हीट अप करता रहता है, क्योंकि ब्लड का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर की निस्बत ज्यादा होता है। तो जब वो टेस्टिस को हीट अप करेगा, वो क्या करेगा, टेस्टिकुलर एट्रोफी करेगा, टेस्टिस के साइज को छोटा करेगा। टेस्टिस के साइज को छोटा करने के साथ साथ जो स्पर्म्स होते हैं जो कि टेस्टिस के अंदर बन रहे होते हैं, उन स्पर्म्स की क्वालिटी को, क्वांटिटी को अफेक्ट करता है। इन्हीं दो टर्म्स को जब हम मिलाते हैं तो इसी को हम कहते हैं ओलिगोअस्थेनोस्पर्मिया। तो क्या होगा, जब तक हम ओलिगोअस्थेनोस्पर्मिया को ट्रीट नहीं करेंगे, जब तक हम उसकी सर्जरी नहीं करेंगे, वेरिकोसिलेक्टोमी नहीं करेंगे, तब तक एक फैक्टर पड़ा हुआ है, स्पर्म्स डिस्टर्ब होते रहेंगे, चाहे हम जितनी भी मेडिसिन लेते रहें, तो उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, ये चीज़ें अफेक्ट होती रहेंगी। तो इसीलिए अगर मर्दाना बांझपन के साथ, बेऔलादी के साथ वेरिकोसील आ रहा है तो इसकी सर्जरी लाजमी है। इसकी सर्जरी लाजमी है, वेरिकोसिलेक्टोमी की जाए, ब्लड के पूलिंग को ख़त्म किया जाए, उसकी हीट को ख़त्म किया जाए, ताकि स्पर्म्स की क्वालिटी, क्वांटिटी, मोटेलिटी, ये सारी चीज़ें बेटर हों और मर्दाना बांझपन का मसला हल हो, और इन चीज़ों के बेहतर होने से बेऔलादी का मसला हल हो। अगर आपको भी इनमें से किसी किस्म का कोई मसला है तो आप हमारे पास डार्ट क्लिनिक के ऊपर विजिट करें, जो कि मुल्तान के अंदर मेन अब्दाली रोड पर मौजूद है, या नीचे दिए गए हमारे नंबर्स के ऊपर रब्ता भी कर सकते हैं, ताकि आप दाना बांझपन या बेऔलादी के मसले से निजात हासिल कर सकें। शुक्रिया।